नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल अड्डा में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसपीटी रेलवे समान अध्ययन के पेज नंबर 8 के बारे में। पेज नंबर 8 में प्रमुख टॉपिक है पर्यावरण, पारिस्थितिकी और प्रदूषण। इन तीनों टॉपिक का जो है जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पर्यावरण, पहला टॉपिक है पर्यावरण। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 1973 में। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो 1973 में। और विश्व पर्यावरण दिवस क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में। उसी दिन से जो है उसी दिन को 5 जून को कोड करके 5 जून को प्रत्येक साल जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था कब? ओजोन परत से को संरक्षण को लेकर के एक सम्मेलन हुआ था। ये हुआ था 16 सितंबर 1987 को। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? क्वेश्चन पूछा जाएगा मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? तो कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण क्या है? ओजोन की मात्रा में जो कमी हो रहा है उसका प्रमुख कारण क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम लोग शॉर्ट में सीएफसी कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही ओजोन की मात्रा में कमी हो रहा है, ओजोन में धीरे धीरे छिद्र हो रहा है। ओजोन परत को नष्ट करता है, तो ओजोन परत को नष्ट करता है, क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि ओजोन परत को कौन नष्ट करता है, कौन सी गैस नष्ट करता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन नष्ट करता है, जिसको हम लोग सीएफसी कहते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। क्योटो, क्योटो कहाँ पे है? जापान में। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? तो क्योटो सम्मेलन हुआ था 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल को कब प्रभावी किया गया? सम्मेलन तो हुआ था 1997 में, प्रभावी कब किया गया? तो 2005 में ये प्रभाव में आया। क्योटो सम्मेलन संबंधित है। क्योटो सम्मेलन किससे संबंधित है? तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से, वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड का वृद्धि हो रहा है उससे संबंधित है। उसको रोकने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल का सम्मेलन हुआ था 1997 में और इसको प्रभावी किया गया कब? 2005 में। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्योटो सम्मेलन किससे संबंधित है? तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि जो हो रहा है उससे संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। विश्व का गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान बढ़ना कहलाता है क्या? विश्व जो अधिक गर्म हो रहा है पर्यावरण के कारण, प्रदूषण के कारण, तो उसका औसत तापमान बढ़ना क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग, इसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस, या फॉरेनहाइट में कहेंगे तो 59 डिग्री फॉरेनहाइट। पृथ्वी का औसत तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट में है 59 डिग्री फॉरेनहाइट। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि को क्या कहते हैं? हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। मैक्सिमम ये इंग्लिश में ही ऑप्शन रहता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, या अगर हरित गृह प्रभाव भी रहेगा तो हम लोग जानेंगे उसी का हिंदी नाम है। ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है? ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा गया है कि ग्रीन हाउस निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस क्या है? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, और भी ऑप्शन रहेगा जो नहीं रहने वाला होगा। तो ये सभी जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे ग्रीन हाउस गैस है। हरित गृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है। हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी। सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस के बारे में कौन संकल्पना किया था? तो जोसेफ फोरियर ने 1824 ईस्वी में। जोसेफ फोरियर ने सबसे पहले बताया ग्रीन हाउस गैस भी होता है, इसने संकल्पना किया था 1824 ईस्वी में। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन कब हुआ था? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन हुआ था 1985 ईस्वी में। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था। भारत सरकार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? 1986 ईस्वी में।
विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है ग्रीन पीस, जिसको हम कहते हैं एम्स्टर्डम। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन है? ग्रीन पीस, एम्स्टर्डम। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में। राष्ट्रीय वन नीति लाया गया था। राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया था? तो 1988 ईस्वी में। और राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 2002 में। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई थी? 2002 में। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई थी? 2006 में। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन तैयारी में पूछा गया है। एनजीटी, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था? तो 2010 में। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। विश्व वन दिवस 21 मार्च को। जैव विविधता दिवस 22 मई को। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। रेड डाटा बुक जारी करता IUCN संबंधित है। रेड डाटा बुक जारी करता IUCN संबंधित है विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? जो विलुप्त प्राणी है, प्रजाति है, उससे संबंधित है, या जो संकटग्रस्त है, जो लगभग लास्ट होने के कगार पे है, तो उससे संबंधित उसको रेड डाटा बुक में जोड़ा जाता है कि ये पक्षी है या कोई जानवर है जो विलुप्त होने के कगार पे, जो संकटग्रस्त है, उनको उसमें शामिल किया जाता है। तो रेड डाटा बुक संबंधित किससे है? तो विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो IUCN का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब आया था? जैव विविधता संरक्षण अधिनियम आया था 2002 में। पारिस्थितिकी, जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी को ही अंग्रेजी में इकोलॉजी कहते हैं। जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों को, जो जीव जिस वातावरण में रहने के योग्य होता है, उस दोनों की जो अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? क्वेश्चन पूछा जाएगा, इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने 1866 ईस्वी में। अर्नेस्ट हैकल ने किया था 1866 ईस्वी में। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी है महासागर। सबसे ज्यादा अस्थायी पारिस्थितिकी कहाँ पे है? महासागर में। महासागर में अस्थायी पारिस्थितिकी सबसे अधिक है। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई क्या कहलाता है? रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो AG टॉन्सले ने 1935 ईस्वी में किया था। पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य प्रकाश। पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई है, तो पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई है पारितंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र 2 घटक का बना होता है, जैविक घटक और अजैविक घटक। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र कितने घटकों से बना होता है? तो जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक को 3 भागों में विभक्त किया गया है। जैविक घटक को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो 3 भागों में, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। 3 भागों में किया गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाले घटक कहलाते हैं उपभोक्ता। उत्पादक द्वारा जो उत्पादित खाद्य पदार्थ होता है उसका उपयोग करने वाले घटक कहलाते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता एवं तृतीयक उपभोक्ता। उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक उपभोक्ता। वे जीव जो हरे पौधे को खाते हैं क्या कहलाते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता। बकरी, गाय, भैंस, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता में। क्वेश्चन पूछा जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है, तो गाय, भैंस, बकरी, ये सब जो जीव हरे पेड़ पौधे को खाते हैं उसको किस कैटेगरी में आएगा? तो प्राथमिक उपभोक्ता में। द्वितीयक उपभोक्ता में क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन करने के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीव कहलाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, यानी भेड़िया, मोर, लोमड़ी, ये सब द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। द्वितीयक उपभोक्ता को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले जीव तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। तृतीयक उपभोक्ता है बाघ, शेर, चीता, ये सब तृतीयक उपभोक्ता की कैटेगरी में आता है। अजैविक घटक को 2 भागों में विभक्त किया गया है, कार्बनिक और अकार्बनिक। अजैविक घटक को कितने भागों में बांटा गया है? कार्बनिक घटक और अकार्बनिक अजैविक घटक। कार्बनिक अजैविक घटक है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा, यह है कार्बनिक अजैविक घटक। और अकार्बनिक अजैविक घटक है मृदा, जल, वायु, खनिज। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अकार्बनिक अजैविक घटक है, ऑप्शन रहेगा मृदा, जल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। तो जगह मृदा, जल। और कुछ जगह कार्बनिक अजैविक घटक है तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। अपघटक होते हैं, अपघटक क्या होते हैं? तो कवक एवं जीवाणु को अपघटक होते हैं। सफाई कर्मचारी क्या कहलाते हैं? सफाई कर्मचारी को हम लोग अपघटक कहते हैं। एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्वों एवं ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है खाद्य श्रृंखला।
एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्व एवं ऊर्जा का रूपांतरण क्या कहलाता है? तो खाद्य श्रृंखला। क्वेश्चन पूछा जाएगा खाद्य श्रृंखला क्या है? तो एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्व एवं ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है उसी को कहते हैं खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला बनती है, किससे बनती है खाद्य श्रृंखला? तो उत्पादकों से, उपभोक्ताओं से एवं अवघटकों से मिलकर के जो है खाद्य श्रृंखला बनती है। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है मानव। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता मनुष्य है। तो मनुष्य कौन है? तो खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों हैं। किसी पारितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है ऊर्जा पिरामिड का। ऊर्जा पिरामिड सदैव क्या होता है? तो सीधा होता है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। बीपीएससी टीचर वाला एग्जाम में भी पूछा गया ये क्वेश्चन कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पे है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है बेंगलुरु में। प्रदूषण, प्रदूषण से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक समझेंगे। प्रदूषण क्या है? वायु, जल या भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक हो, क्या कहलाता है? इसे प्रदूषण कहते हैं। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक परजैविक। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाते हैं? एंथ्रोपोजेनिक या परजैविक, इसी को हम हिंदी में परजैविक कहते हैं। जैव विघटित प्रदूषक है तो वाहित मल, वाहित मल है उसको कहेंगे जैव विघटित प्रदूषक। वायु प्रदूषक शीशा से प्रवाहित अंग है। वायु प्रदूषक शीशा से प्रवाहित कौन सा अंग होता है? तो वायु प्रदूषक शीशा से उदर हमारा प्रवाहित होता है। और वायु प्रदूषक शीशा कहाँ से मिलता है? तो जितने भी हमारे गाड़ी है जो पेट्रोल पे चलने वाली है उन सबों से ये मिलता है। और ये किसको नुकसान करता है? तो उदर को। तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है शीशा से। तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग भी होता है शीशा से। एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग है। एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग क्या है? फेफड़ा। एस्बेस्टस जो हम लोग घर बनाते हैं एस्बेस्टस का, उसके धूल से जो प्रभावित अंग होता है फेफड़ा होता है। पारा प्रभावित करता है। पारा किसको प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क को। वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है। वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है किसको? रक्त धाराओं को। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है आर्सेनिक। भूमिगत जल जो है, जो हमारे भूमि के अंदर में जल है, उसको दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन है? तो आर्सेनिक है। अगर पानी में आर्सेनिक हो गया तो हमको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड से। जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है किससे? तो बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड से। मनुष्य में रक्तदाब बढ़ाकर दिल संबंधी रोगों का रोग उत्पन्न करता कौन? वायु प्रदूषक कैडमियम। मनुष्य में रक्तदाब ब्लड प्रेशर को बढ़ाकर दिल संबंधी रोग, हृदय रोग जो है उत्पन्न कौन करता है? तो वायु प्रदूषक कैडमियम। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। ब्राउन एयर का शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। पीएम तथा एसपीएम संबंधित है प्रदूषण से। पीएम तथा एसपीएम किससे संबंधित है? तो प्रदूषण से संबंधित है। पीएम का तात्पर्य होता है पार्टिकुलेट मैटर। पीएम मतलब प्रधानमंत्री नहीं, पार्टिकुलेट मैटर। एसपीएम का मतलब होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। वायु प्रदूषक, वायु प्रदूषक कौन कौन है? कौन कौन गैस वायु प्रदूषक है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये वायु प्रदूषक गैस है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था? ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया विभिन्न एग्जामों में, रेलवे में, एसएससी में और भी अदर एग्जाम्स में, कि 3 दिसंबर 1984 को बहुत ही बड़ा भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में जो है गैस का बहुत बड़ा रिसाव हुआ था। उसमें कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे एमआईसी कहते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट। मिनी माता रोग, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया कि मिनी माता रोग है किससे होता है? तो मिनी माता रोग होता है पारा युक्त जल से। जिस जल में पारा का मात्रा पाया जाएगा उसमें मिनी माता रोग हुआ। मिनी माता रोग सबसे पहले हुआ था कहाँ पे? तो मिनी माता रोग सबसे पहले हुआ था जापान में। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। नदी में जो जल प्रदूषित है कि नहीं है, अभी गंगा के जल प्रदूषित हो रहा है, उसको मापा जाता है किससे? तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। कितना ऑक्सीजन उसमें घुला हुआ, उसी की मात्रा से हम पता चल जाता है कि जल, नदी का जल कितना प्रदूषण नदी के जल में है। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है। सिगरेट के धुआं से ये भी प्रश्न पूछा गया कि सिगरेट के धुआं में मुख्य प्रदूषक क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है और बेंजीन है। सिगरेट के धुआं से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है जो कि बहुत ही डेंजर है, और बेंजीन ये भी बहुत डेंजर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है दिल्ली में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना था कब? 1974 में। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना था? तो 1974 में बना था।
वाहनों से निकलने वाले धुआं में पाया जाता है। वाहन से धुआं निकलता है उसमें क्या पाया जाता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा पाया जाता है, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। कारखानों से निकलने वाले धुएं में मुख्य रूप से पाया जाता है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया कि कारखानों से निकलने वाले धुआं में क्या पाया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। अम्ल वर्षा मिश्रण होता है, ये भी प्रश्न रेलवे में कई बार पूछा गया कि अम्ल वर्षा का मिश्रण होता है किस किस का? तो सल्फर डाइऑक्साइड का, SO2 का, और नाइट्रोजन ऑक्साइड NO का, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO का और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का मिश्रण होता है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल। DDT होता है अजैव अपघटनीय प्रदूषक। DDT क्या होता है? तो अजैव अपघटनीय प्रदूषक। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि कौन पहुंचाता था? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ही जो है संगमरमर से जो भी इमारत बना हुआ ऐतिहासिक इमारत है उसको नुकसान पहुंचाता है। ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। और चावल के खेतों से निकलने वाले प्रदूषक है, चावल के खेत से हम लोग जो धान का खेती करते हैं उससे कौन सा गैस निकलता है? तो उससे मीथेन गैस निकलता है। आज का प्रश्न कैसा लगा? लाइक कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए BPSC प्रीलिम्स, BPSC TRE4, बिहार दरोगा, बिहार SSC, बिहार पुलिस, SSC GD, SSC CGL, CHSL, MTS, इन जितने भी एग्जाम है सभी के प्रीलिम्स का तैयारी, जितना भी ऑनलाइन PT एग्जाम होता है सभी का तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीका से कराया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।